नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा आज का विषय है भारत में औपनिवेशिक काल। हमारा जो ये चला हुआ है अध्याय, और इसमें हम आज जो कवर करेंगे विषय वो है साम्राज्यवादी आवश्यकता पूर्ति हेतु आर्थिक संरचनाओं का पुनर्गठन। ये यहाँ आके जो वो परिवर्तन जो भारत में जो हुए वो पोर्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद में शुरू होता है कि प्रतिरोध क्या हुआ उस औपनिवेशिक काल के दौरान में, उनका प्रतिरोध कहाँ कहाँ हुआ, जो आंदोलन हुए। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, आर्थिक शोषण के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह, 1857 की क्रांति का महान विद्रोह। और उसके बाद में इस अध्याय में बताया गया है कि भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत क्या रही। और उसके बाद में इसमें अध्याय को रानी लक्ष्मीबाई और अवध की जो महारानी थी उनके बारे में थोड़ा सा बता के इस अध्याय को समाप्त कर दिया है। उपनिवेश काल को समाप्त कर दिया गया है। तो हम एक एक करके इनके समझाएंगे। आप वीडियो को देखें और इसको शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें। आप देखें इस वीडियो में हम इसको जो है कवर करते हैं आज। तो जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने अपने प्रशासनिक और औद्योगिक विकास के लिए, यहाँ के जो वो था आर्थिक गतिविधि के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरचनाओं का पुनर्गठन किया, जिनमें सबसे पहले उन्होंने रेल का यहाँ पे नेटवर्क स्थापित करने के लिए और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यहाँ औद्योगिकरण, उद्योग लगाने की व्यवस्था करी, कृषि प्रणाली को में परिवर्तन कर दिया। तो ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली से परिवर्तित कर दिया, जिसमें जो पहले जो थी आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली थी से उसमें परिवर्तित कर दिया। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि किसान जो थे अपने आप में इस प्रकार की कृषि करते थे जो आत्मनिर्भर थे, सब अपने जरूरत की सभी चीजों के हिसाब से वो बोते थे, सारी फसलों को बोते थे ताकि उनको बाहर से कुछ ना खरीदना पड़े, वो आत्मनिर्भर रहे। लेकिन उन्होंने क्या था उसमें परिवर्तन कर दिया, जिसमें हस्तशिल्प और विनिर्माण सहायक भूमिका निभाते थे। इनके स्थान पर उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति करती हो। यानी कि उन्होंने खेती को इस प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था को और कृषि प्रणाली को इस प्रकार से परिवर्तित किया कि उनको ये रॉ मटेरियल हमारे उद्योगों के लिए और कच्चा माल निर्माण करने के उसमें जो है ये खेती इस्तेमाल हो, और उससे ब्रिटिश वस्तुओं के लिए जो है ये बाजार भी बन जाए। तो इस आर्थिक रूपांतरण के तकनीकी पक्षों के जाए बिना हम भारत में निर्मित विशाल रेल का जो संचाल तंत्र जो था उदाहरण ले सकते हैं। इसमें प्राय उपनिवेशवाद का ही वरदान कहा जाता है। उपनिवेशवाद के दौरान ही ये चीजें शुरू हुई थी। यद्यपि रेल मार्गों ने लोगों को एक दूसरे से निकट लाने में भूमिका निभाई और भारत के आंतरिक बाजार को एकीकृत किया, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कच्चे माल को आंतरिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटिश निर्मित माल को संपूर्ण भारत में
वितरित करना था। रेल मार्गों का निर्धारण प्राय विद्यमान व्यापार मार्गों की अपेक्षा केवल उपनिवेशीय आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु ही किया गया था। एक उद्देश्य इनका ये भी था कि सेना को उसकी छावनियों से शीघ्र ही किसी दूरवर्ती स्थानों पर पहुंचाया जाए, युद्ध स्थल तक पहुंचाया जा सके। अतः भारत में रेल का निर्माण उपनिवेशिक शासकों की ओर से किया गया, कि कोई उपहार नहीं था, कि भारत के लिए कोई उपहार नहीं था। उन्होंने अपने सहूलियत के लिए कि कच्चा माल, रॉ मेटेरियल हम कैसे जो है अपने औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचाएं और उससे तैयार माल पूरे संपूर्ण भारत में कैसे फैलाएं, हमारी सेना कैसे तुरंत जो है शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने इस संरचनात्मक विकास को करने की कोशिश की और भारत में इस प्रकार का नेटवर्क फैलाया उन्होंने। उसके बाद में इसका अधिकांश व्यय भारतीय कर राजस्व ने वहन किया, अर्थात भारतवासियों ने ही अपनी अधोसंरचना के लिए धन प्रदान किया, जो मुख्यतः ब्रिटिश राजनीतिक और व्यापारी हितों की पूर्ति करती थी, न कि जन सामान्य आवश्यकताओं की। टेलीग्राफ नेटवर्क के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। यहां तक कि उपनिवेशिक शासक के प्रारंभिक लागत भी प्रशासनिक यानी कि यहां तक कि उपनिवेशिक शासनकाल की प्रशासनिक लागत भी भारतीयों द्वारा ही वहन की जाती थी। प्रशासनिक ढांचे, सैनिक छावनी तथा ब्रिटिश अधिकारियों की भव्य जीवन शैली, ये सब भारतीय कराधान से ही पोषित थे। संक्षेप में कहा जाए तो भारतवासियों ने अपने अधीनीकरण के लिए स्वयं धन उपलब्ध कराया, यानी कि जो भी भारत की संरचनात्मक विकास हुआ उसके लिए भारतीयों ने ही धन उपलब्ध कराया अपने राजस्व के माध्यम से। तो इस प्रकार से उन्होंने रेलवे का, टेलीग्राफ का जो भी जाल बैठाया वो अपने प्रशासनिक सहूलियत के लिए किया उन्होंने, और कि हम कैसे यहाँ से माल का दोहन कर सकें, कैसे जो है अपने माल को पूरे भारत में पहुंचा सकें, कैसे अपने सैनिकों के साथ सामान को, छावनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां पर विद्रोह हो रहा हो वहां दबाने के लिए पहुंचा सकें। तो यहां तक तो इनका चला। और उसके बाद में प्रारंभिक प्रतिरोध के लिए जो आंदोलन हुए उसके विषय में अब चर्चा करते हैं इसमें, जिन्होंने औपनिवेशिक प्राधिकार को चुनौती दी। भारत ब्रिटिश के लिए संपदा, प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव संसाधनों का इतना विशाल स्रोत था कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट में मणि के रूप में संज्ञा दी और यह भी उद्घोषित किया कि भारत सदा के लिए ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहेगा, जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। कि भाई वो जो है इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई इसमें यहाँ पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता और उसका मुकुटमणि बना रहेगा। उन्होंने सूर्य अस्त नहीं होता का मतलब उन्होंने इंग्लैंड के लिए कहा कि उसका शासन इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं उसके क्षेत्र में सूरज निकला ही रहता है, तो उनके शासन का कभी सूर्य अस्त नहीं होगा और ना होता। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है इसमें प्रश्न भी बताया है, उचित विचार करें। जब हम इसका उत्तर बताएंगे तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अध्याय में आगे बढ़ते हैं। यद्यपि भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण के आरंभ से ही प्रतिरोध की चेष्टाएं प्रकट होने लगी थी, जो इस स्वयंभू अतिथि को निष्कासित करने के लिए प्रयासरत रही। यानी कि प्रारंभिक स्थिति से ही कुछ ऐसी चेष्टाएं रही कि भाई इनको जो है ये जो स्वयंभू जो अतिथि बने हुए हैं इनको यहाँ से भगाएं। आइए इनके कुछ प्रतिरोध के आंदोलन में जो भी हुए उनका संक्षिप्त में अवलोकन करें
परंतु पहले भारतीय साम्राज्य के मानचित्र को सावधानी से पूर्वक देख लें। लाल व गुलाबी रंग वाले क्षेत्र वे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे, जबकि पीले क्षेत्र वाले वे रियासतें हैं जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। काली रेखाएं रेल मार्गों को दर्शाती हैं। ये आप देख लें कि भाई जो है इसमें वो दे रखा है सारा कुछ जो है, इसमें ग्राफ आप जो है अपनी किताब में इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है सन्यासी और फकीर विद्रोह। सन्यासी और फकीर विद्रोह ये बंगाल से मूल रूप से निकला और ये उस समय की जो अकाल की स्थिति थी और उस दौरान जो अंग्रेजों ने बेरुखी दिखाई और उन्होंने किसानों पे कर का बोझ लाद दिया और खुद जो है वो अनाज का संग्रहण कर रहे थे, तो उसके दौरान ये विद्रोह शुरू हुआ। संगठित प्रतिरोध के आरंभिक उदाहरण में से एक प्राय सन्यासी या फकीर विद्रोह कहा जाता है। 1770 के भीषण अकाल के पश्चात बंगाल के आरंभ में ही सन्यासी, हिंदू तपस्वी और फकीर मुस्लिम दरवेश जो प्रारंभिक रूप से तीर्थ यात्रा एवं परोपकार हेतु स्वतंत्र रूप से संपूर्ण इस भारत की पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों विशेषतः नूतन भूमि कर के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। यद्यपि इनके उद्देश्यों पर विवाद रहा, किंतु अगले 3 दशकों तक ब्रिटिश कोषों तथा कर संग्रह का आक्रमण जो आक्रमण किए, ब्रिटिश शासन ने उन्हें दस्यु घोषित कर दिया। वे क्या करते, वो घूमते रहते थे और जब उनका कर संग्रहण के लिए वे जाते थे तो उनका विद्रोह फूट पड़ता था और वे उनको क्षति पहुंचाते थे और उस कर संग्रहण के दौरान जो उनका राजस्व एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उनको जो है उनके वो सारी सूचना दे देते थे और उनका जो है वहाँ रास्ते में से ही वो गायब हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये तो सन्यासी वन्यासी कुछ नहीं है, ये तो दस्यु हैं और ये तो लुटेरे हैं, भेष बनाए हुए घूम रहे हैं, खुफियागिरी करते हैं। तो उन्होंने उनको जो है दस्यु घोषित कर दिया और अनेकों को मृत्युदंड दी। अंततः अपनी श्रेष्ठ सैनिक शक्ति के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। तो उन्होंने जो है अपनी उनकी जो श्रेष्ठ सैन्य शक्ति थी उससे पराजित कर दिया। यह विद्रोह बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ की प्रेरणा बना और इसमें सम्मिलित वंदे मातरम गीत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अनुप्रमाणित किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ। यानी कि ये जो विद्रोह था वो किसान वो थे वो नगर नगर गांव गांव जाके चेतना जगाते थे, लोग आप कहाँ सोए हुए हो, ये मातृभूमि हमारी है। और जो है ये सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम जो भी ये गाना जो राष्ट्रगीत जो आज के समय बना, वो फकीर और सन्यासी जो थे वो नगर नगर गांव जाकर अलख जगाते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे कि भाई ये भारत भूमि का ही शोषण कर रहे हैं और हमारे जो है आप लोग जो सोए हुए हो जागो, आप भारत माँ के लाल हो, यहीं के बेटे हो और आपकी माता का इस प्रकार से दोहन ये कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और आप अकाल में भीषण अकाल में मर रहे हो और वे मौज उड़ा रहे हैं। आपको जो है अपनी माता की जो बेड़ियों से जकड़ी हुई है उसको जो है आपको छुड़ाना चाहिए। और ये प्रेरणा देते हुए वो जो है सन्यासी घूमते थे। उसके प्रेरणा के फल स्वरूप जो थे, जो वो राजस्व एक से जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, वो उन्होंने वे छीन भी लेते थे। तो इसलिए उनको दस्यु घोषित कर दिया। दूसरा जो है जनजातीय विद्रोह, दूसरा जनजातीय विद्रोह हुआ। वो क्या था कि ब्रिटिश शासन ने जब वनों और पर्वतों पे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, क्योंकि जो जनजातीय वर्ग जो थे वो पहाड़ों में अपनी खुद की जो उनकी जीवन शैली है उसके अनुसार वो रहते थे और अंग्रेजों ने उनकी जीवन शैली में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो खनन करवाना शुरू कर दिया।
तो इस प्रकार से उनकी जो थी जीवन शैली को बाधित किया। तब भारत की जनजाति विशेष संकट में आ गई। उन्हें आदिम कहकर वनोपजों एवं भूमि से वंचित कर दिया। उन्होंने कहा ये तो आदिम है, ये मतलब बर्बर लोग हैं, हमें इनको जो है ये जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है यहाँ पे, और उन पे नगद कर लगाए और उन्हें ऋण जाल में फंसा लिया और उनकी पंचायतों को समाप्त कर अंग्रेजी न्याय व्यवस्था लागू की गई और जनजातियों को सभ्य बनाने के लिए उन्हें ईसाई धर्म में धर्मांतरित कराने के लिए मिशनरियों को प्रोत्साहित किया। ये आज भी जारी है, ये खेल आज भी जारी है। जो मिशनरी हैं वो जनजातीय वर्ग में आज भी इसी तरीके से सक्रिय हैं जिस समय पे अंग्रेजों के समय में थी। और यहाँ के जो राजनेता हैं और जो यहाँ के कुछ लोग पिट्ठू हैं वो उनको आज भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और मीठे मीठे बोलते हैं और देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। भारत की जनजाति भोले भाले जनजाति है। उनके जो जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो प्राय खनिजों का क्षेत्र है और उनको वहां से दोहन करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए ये खेल आज भी जारी है। इसके बाद में यहां तक कि उपनिवेशिक विधि के द्वारा सैकड़ों जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो पैदाशी जो है अपराधी हैं, उनको जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया और उसके साथ दशकों तक अन्याय हुआ। भारत की अब ये जो वर्तमान सरकार चली गई है, इन्होंने बहुत सी जनजातियों को उस श्रेणी से बाहर निकाला जो आज भी उनको जन्मजात चोर लुटेरे घोषित किया गया था, उनके साथ अन्याय किया। उपरोक्त दुर्व्यवहारों के कारण ही कुछ जनजातियों ने उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस तरह की पहली घटनाओं में से एक थी कोल विद्रोह। कोल विद्रोह हुआ 1831 से 1832 में छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में, जब ब्रिटिश शासन की भूनीति ने मूल निवासियों की उपेक्षा करके बाहरी क्षेत्रों को लाभान्वित किया और कोल जनजातियों जिसमें मुंडा उरांव ने विद्रोह करते हुए अस्थायी रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, किंतु ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद में संथाल विद्रोह हुआ। सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ, फिर संथाल। संथाल हुआ 1855 और 56 में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में हुआ। ये व्यापक विद्रोह था जिसमें सिद्धू और कान्हू मुर्मू बंधुओं के नेतृत्व से संथाल जनजातियों ने साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया जो ब्रिटिश समर्थक और उनके पूर्वजों की भूमि छीन रहे थे। उन्होंने अपने शासन की घोषणा की और रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करने का संकल्प लिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया निर्मम थी और कुछ आरंभिक क्षति के उपरांत उन्होंने गांवों को जला दिया। हजारों संथालों की हत्या हुई और अंततः विद्रोही नेतृत्व को भी मार डाला। फिर भी यह साहसी विद्रोह अन्य जनजातियों के लिए उपनिवेशिक प्रतिरोध की प्रेरणा बनी। अगला विद्रोह हुआ कृषकों का। अकालों के अतिरिक्त भी कृषकों के साथ अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कर प्रणाली से वे पीड़ित थे और प्राय उनकी भूमि जमींदारों और साहूकारों को वे हार जाते थे। कर्ज के मकड़जाल में ऐसे फैल जाते थे और वो साहूकारों और जो है जमींदारों के हाथों अपनी भूमि को हार जाते थे और खेती हर मजदूर बन के जो है उन्हीं की अपने ही खेत में वो मजदूर बन के रह जाते थे। और नील विद्रोह हुआ 1859 से 1862 तक। इस शोषण को दर्शाता है। बंगाल के उत्तरी भागों में यूरोपीय नील उत्पादकों ने किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नील बोने के लिए विवश किया और जिसकी यूरोप में बड़ी मांग थी। कृषकों ने अतिरिक्त खेत मालिक व व्यापारी सभी लालची थे, लाभार्थी थे उसमें। और अल्प पारस्परिक के कारण
मेहनत के कारण किसानों को ऋण गुलामी झेलनी पड़ी। जब उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया तो उन्हें कारावास, अत्याचार और संपत्ति की हानि सहनी पड़ी। किसानों का विद्रोह मुख्यतः उन खेत मालिकों के विरुद्ध था जिन्हें भाड़े के सैनिकों के द्वारा किसानों पर हमला किया किंतु शिक्षित बंगालियों एवं प्रेस के समर्थन मिलने पर ब्रिटिश शासन ने उस दमनकारी उपायों को हटाया भी। उन्होंने जो है हटाना पड़ा। उन्होंने जो थे उस समय पे जो शिक्षित बंगाली थे और जो पत्रकार वगैरह थे, उन्होंने दबाव डाला तो उन्होंने ये दमनकारी जो वो कर रहे थे उनको हटाना पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे और भी उल्लेखनीय विद्रोह हुए। ये विद्रोह ब्रिटिश शासन की अन्य नीतियां व उनके उल्लेख पहले ही हो चुका है। 19वीं शताब्दी में सबसे महान विद्रोह का कारण भी यही बना। अब देखते हैं 1857 का जो महान विद्रोह था, हम उस पर अब चर्चा करते हैं। इस अध्याय के अनुसार ब्रिटिश शासन ने एक ऐतिहासिक घटना हुई, सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी कहा उन्होंने। स्मरण है कि सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक थे जबकि उनके अधिकारी प्राय ब्रिटिश थे। यानी कि सिपाही तो रहते थे भारतीय और उनके अफसर जो हैं वो ब्रिटिश वाले रहते थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह संज्ञा को अस्वीकार कर उसके स्थान पर अन्य संज्ञाओं का प्रयोग किया। अनेक विद्वानों के अनुसार हम 1857 के महान विद्रोह कहेंगे, परंतु वास्तव में क्या घटित हुआ ये भी प्रश्न चिन्ह है। इसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ कि असल में क्या घटना घटित हुई, ये जो है कैसा क्या था और क्या इसका असली रहस्य था, ये भी प्रश्न के वाली बात है कि भाई असली कहानी क्या थी। 1857 के महान विद्रोह बहुत पहले ही सिपाहियों के बीच गहरा गया था। असंतोष इतना था कि वो भारतीय जो थे सिपाही थे उनको साथ में उनको बेइज्जत करते थे और तरह तरह के उल्हाने देते थे। और उसका प्रथम संकेत जो है 1806 में तत्कालीन बेल्लोर विद्रोह में हुआ। यह तब फूट पड़ा जब ब्रिटिश शासन ने वर्दी संबंधी नियम लागू किए जो हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे। उदाहरण के लिए ललाट पर धार्मिक चिन्ह अंकित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दाढ़ी मुंडवाने अनिवार्य कर दिया गया। सिपाहियों ने बेल्लोर का किला तमिलनाडु का अपने अधिकार में ले लिया और अनेक ब्रिटिश अधिकारियों एवं सैनिकों की हत्या कर दी, किंतु ब्रिटिशों ने विद्रोह को दमन कर सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया या उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। अधिकांश सिपाही कृषक परिवार से आते थे जो भूमि कर संबंधी ब्रिटिश नीतियों से अत्यंत पीड़ित थे। वर्षों की निराशा के उपरांत 1857 के उत्तर मध्य भारत में यह जन प्रवाद फैल गया। यानी दक्षिण वाला तो उन्होंने दबा लिया और उत्तर और मध्य में ये जो फैलने लगा वो था एक प्रवाद अफवाह फैल गई कि ये जो नई राइफलों में जो कारतूस आए हैं ये गाय और इसमें सूअर की चर्बी लगी हुई होती है और इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावना इससे आहत हुई। बैरकपुर पश्चिम बंगाल के सिपाही मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया और उनकी फांसी ने सिपाहियों में असंतोष और बढ़ा दिया। उत्तर में जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर कूच कर दिया, जहां उन्होंने वृद्ध किंतु राजनीतिक रूप से शक्तिहीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया और उनका साम्राज्य दिल्ली के लिए लघु क्षेत्र तक सीमित था। यद्यपि वास्तविक निर्णय सिपाहियों नेताओं द्वारा ही किए जा रहे थे। यह विद्रोह शीघ्र ही उत्तर मध्य भारत में फैल गया और सिपाहियों ने कानपुर, लखनऊ, झांसी जैसे नगरों पर अधिकार कर लिया। कानपुर के विद्रोही सेनापति नाना साहेब ने प्रारंभ में ब्रिटिश नागरिकों को सुरक्षित मार्ग देने का वचन दिया था, परंतु बाद में 200 से अधिक ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं को बच्चों की हत्या कर दी। इस घटना का कारण आज विवादित है
ये जो इतिहासकारों ने कुछ बताया कि उन्होंने मराठाओं ने जो इतने बच्चों उनको मार दिया, ये आज भी विवादित है कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ब्रिटिश प्रतिक्रिया अत्यंत क्रूर थी और उसका प्रारंभ सितंबर 1857 में दिल्ली को पुनः अपने अधीन में ले लिया। वहाँ ब्रिटिश सेना ने घर घर जाकर जनसंहार किया। कानपुर में सामूहिक मृत्युदंड दिए गए, जिसमें जनसाधारण में भय व्याप्त हुआ। एक लंबे दंडात्मक अभियान में उन्होंने गांवों को जला दिए, फसलें नष्ट कर दी, असंख्य लोगों को मृत्यु हुई। इन मृतकों की संख्या में विद्रोहियों के हाथों हुए हत्याओं से कहीं अधिक थी। कुछ इतिहासकार के अनुसार वीर नेतृत्व होते हुए भी विद्रोह असफल रहा, क्योंकि सिपाहियों में एकता और सुसंगत नीति का अभाव था। यानी सिपाहियों ने जो विद्रोह करा वो तो सिपाहियों तक सीमित रह गया। यहाँ के जो राजा वर्ग थे, यानी कि असली कहानी जो थी मैं बताता हूं कि ये हुआ क्या कि उस समय पे जो हड़प नीति थी और सहायक संधि दो चल रही थी। सहायक संधि तो ये थी कि भाई हमारा एक जो है अधिकारी जो है आपके दरबार में रहेगा, वो हमारा राजदूत की तरह का रहेगा और आपकी विदेश नीति को वो हैंडल करेगा। आप उसके बगैर अनुमति के अपनी विदेश नीति नहीं कर पाएंगे। बदले और हमारी जो सैनिकों का खर्च भी आप वहन करेंगे और हम आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें हम आपकी मदद करेंगे। वो सुरक्षा व्यवस्था किस कारण थी? मराठाओं की जो चौथ के कारण। तो उन्होंने उनसे गठबंधन कर लिया था। एक तो ये थे, ये तो उनके विदेश नीति उनकी हो गई, वे तो उनके एक तरह से गुलाम बन गए। कोई भी मतलब उन्होंने अपने आप ही हाथ बांध लिए। वो कोई भी जो है किसी दूसरे शासक की मदद करना है और करना है वो नहीं कर पाते। इस कारण तो ये जो 1857 की क्रांति में जो उन्होंने सहायता कर सकते थे उन्होंने नहीं करी। दूसरा थी हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो क्या थी? वो ये थी कि भाई अगर जो कोई भी राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं रहता, तो उसका राज्य जो है अब जब तक वो उसकी रानी है तब तक वो राजकाज चलाएगी। उसके बाद में वो ब्रिटिश में विलय हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा, या उन महारानी को भी वो जो पेंशन दे देंगे और उनके संचालन का कार्य जो है वो अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा। असली कारण ये था उस विद्रोह में जो था कि भाई वो राजा जो थे वो विद्रोह कर रहे थे जिनका वारिस नहीं था, क्योंकि झांसी की रानी, अवध के नवाब, वो अवध में और बिहार में बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है ये उनके वारिस नहीं थे। और उन्होंने जो है इस कारण से वे जो हैं उस विद्रोह में शामिल हुए कि भाई हम जो है आपके साथ में, सिपाहियों का साथ मिल गया उन्हें। लेकिन जो और उनके जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने उनकी मदद नहीं करी। उन्होंने कहा हमारा इससे क्या लाभ है, ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये संपूर्ण भारत की जो है क्रांति ना बन के वो सिपाहियों और जो है जो जिनके वारिस नहीं थे, हड़प नीति के जो शिकार हो रहे थे उन तक ही सीमित रह गया और उन्होंने उनको ठिकाना लगा लिया। तो ना तो जनता का सीधा उनको वो उनके राज के जो जनता थी उन्होंने तो सीधी, भारत की जनता भी तो ऐसी थी कि भारत के जो मूल में ही ये विचार थी कि हम पे शासन करना है, या अंग्रेज करे या राजा करे, हमें तो भाई शासन करना है, या हमारे ऊपर तो कोई हो, हमें क्या लेना देना। तो जब तक उन्होंने अंग्रेजों ने सेधना नहीं शुरू करा, जब तक उन्होंने क्रांति नहीं करी, क्योंकि भारत के मूल में ही नहीं थी ऐसे कि भाई वहाँ पे जो है पहले तो इस्लामिक आक्रांताओं के शासन में वो रह रहे थे, तो उनके अंदर जो है गुलामी कूट कूट के भर चुकी थी। और उसके बाद वे अंग्रेज आ गए तो उनको तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। जब उनके गले के गर्दन तक ये जो आ गई और उन्होंने कहा भाई ऐसे खेती करोगे, ऐसे करोगे, और वो उनकी पंचायत तक में भी नौबत, पंचायत जो करे उनको भी पकड़ के थाने में ले जाने लगे। तब उन्होंने कहा भाई ये तो भगाने पड़ेंगे हम,
क्योंकि ग्राम पंचायत की व्यवस्था तक उन्होंने जो है ग्रामीण एरिया में जो था प्रशासन था वो उनसे पीड़ित होने लगा। गांव में घोड़ों पर जा देते पकड़, जो भी पंचायत घर में बैठ रहा था उनको मार पड़ा, फटाफट फटाफट कोड़े बरसाते थे। तो इस वजह से जब ग्रामीण क्षेत्र त्राय त्राय करने लगा तब उन्होंने कहा ये तो उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे। तो उखाड़ने के लिए क्या था, राजा तो उनके गुलाम बन चुके थे। फिर ये राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई जो अंग्रेजों की बनाई हुई थी कि भाई ये इन्हीं इनको नेतागिरी में जो है इनको चुराते रहते हैं। तो उन नेतागिरी के चक्कर में वो गांव वाले आ गए और उन नेताओं के उसमें यहाँ आंदोलन करेंगे, यहाँ मोर्चा निकालेंगे, गांव से भीड़ जाने लगी। उनको कह के हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वो तो सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे थे, हम नेता बन जाएंगे, हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी। वो आज तक भारत के जो भी जनमानस है वो यही नहीं समझ पा रही कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। आज भी आज और दूसरे दलों के साथ में ऐसे उनके साथ गठजोड़ करे हुए हैं, यानी कि उनकी अपनी जो सोच है भाई हमारे जो है हमारे साथ में क्या होना चाहिए आज तक डेवलप नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके भारत के जनमानस में आज भी गुलामी की जो व्यवस्था है वो घर करे हुई है। वो किसी न किसी माध्यम से इंसाफ की बात नहीं करते, वो उसको गाजरों में गुठली लड़ा के जो है मतलब अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं, अरे ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अरे ये तो यूं कर रहे हैं, अरे ये तो जात व्यवस्था का ऊपर कर रहे हैं। आज भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ किसानों के भेष में जो है हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भले ही ये विद्रोह जो है विफल हो गया, किंतु यह ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। इसने हमारे जो बीच में जो है बीज बोए, विचारों के बीज बोए कि विदेशी शासन अस्वीकार्य है, और यही बीज अन्य विधियों के साथ में बढ़कर 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में परिणित हुआ। इसी बीच 1858 में जो था 1857 की क्रांति का ये भी परिणाम हुआ कि जो भी कंपनी अब तक शासन चला रही थी वो खत्म कर दिया, और उसकी जगह पे 1858 में एक एक्ट आया, और उसमें उसके अनुसार जो है ये सीधी भारत में जो राज सत्ता थी वो क्राउन के अंडर में आ गई, और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया। वायसराय का मतलब होता था कि क्राउन का प्रतिनिधि, मुकुट का प्रतिनिधि। तो इस प्रकार से जो थी वो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है उन्होंने अपने अधीन कर ली, और इसके साथ ही ब्रिटिश राज्य आरंभ हुआ। और ब्रिटिश नीतियां आक्रामक विस्तार के में अपनी अपेक्षा नियंत्रण सुदृढ़ रूप से केंद्रित हो गई, यानी कि वो जो आक्रामक विस्तार कर रहे थे उसकी जगह पर धीरे धीरे उन्होंने जो करा अपना प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए केंद्रित वे जो है मॉडल उन्होंने अपनाना शुरू किया। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, और भविष्य में ऐसी क्रांति ना हो इसकी संभावना दूर दूर तक ना रहे, इस प्रकार से उन्होंने इस तरीके के उन्होंने कदम उठाए। अब बात आती है कि भारत में यूरोपीय उपनिवेश की जो है विरासत क्या रही। तो भारत में यूरोपीय मुख्यतः ब्रिटिश विजय और शासन किसी भी प्रकार से सभ्यकारी अभियान नहीं था। जो ये कहते थे कि भाई हम तो यहाँ पे सभ्यता फैलाने के लिए आ रहे हैं, हम इनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, ये इनको जो था जो था वो ब्रिटिश विजय और शासन किसी प्रकार से सभ्यकारी अभियान नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो भारत में अपनी सभ्यता यूरोप में कहीं जो भारत की जो सभ्यता थी वो तो उलट यूरोप से भी प्राचीन थी। तो तुम कैसे कह रहे हो कि हम इनको सभ्यता सिखाने के लिए आ रहे हैं। यह जो है शासन अधीनता और शोषण के से नियमित व्यवस्था थी, और आवश्यकता पड़ने पर क्रूर दमनकारी कदम उठाए जाते थे। केवल कुछ सीमित भारतीय अभिजनों ने ब्रिटिश शासन को स्वीकार माना। शेष भारतवासियों को उपनिवेश से पीड़ित विश्व के अन्य उपनिवेशित क्षेत्रों की भांति अन्याय, उत्पीड़न, हिंसा और विस्थापना सहन करना पड़ा। ये जो है विरासत में मिली उन्हें। अब जो है 2 वीरांगनाओं का इसमें जिक्र हुआ है। सबसे पहले झांसी की रानी का। झांसी की रानी ने अपने राज्य को ब्रिटिश आधिपत्य से बचाने के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। मैं बता रहा था कि भाई ये हड़प नीति के शिकार में आए हुए थे, और नाना साहेब क्योंकि ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी मराठा थी, और उन्होंने इनको जो है वारिस मिले कि वो झांसी के राजा को, इसीलिए ये शादी कराई गई। और नाना साहेब जो उस समय पे सैन्य सलाहकार मराठा तात्या टोपे
इनके सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने घिरी हुई जो है झांसी से निकालकर ग्वालियर के दुर्ग में ले गए। दुर्ग जीत लिया इन्होंने, वहां के कोष तथा अस्त्रागार पर अपना अधिकार कर लिया। वे 18 जून 1858 को रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। और आक्रमण का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश सेनापति ने लिखा कि रानी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, धैर्य और अधीनस्थ के प्रति उदारता के जो है उल्लेखनीय थी। उनके उच्च पद के साथ ये गुण उन्हें सभी विद्रोही सेनापतियों के सर्वाधिक खतरनाक बनाते थे। वे विद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक वीर थी। तांता टोपे ने संघर्ष को 1859 तक जारी रखा। बाद में तांता टोपे को भी पकड़ लिया गया और उनको जो फांसी दे दी गई। राजस्थान के आसपास से उनको पकड़ लिया और जो है उनको फांसी दे दी गई। अवध के जो बेगम थी हजरत महल, इसी प्रकार की वो शिकार थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रबल विद्रोह किया। जब ब्रिटिश शासन द्वारा अधिकृत उनका कर लिया गया राज्य, 1857 के विद्रोह के समय उन्होंने विद्रोहियों के साथ दिया और ब्रिटिश शासन द्वारा लखनऊ पर पुनः अधिकार के प्रयास में विरुद्ध नगर की अपनी रक्षा करने का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए सुरक्षित मार्ग देने का प्रस्ताव दिया, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको अस्वीकार कर दिया। अंततः उन्हें समीपवर्ती नेपाल में शरण लेनी पड़ी और नवंबर 1858 में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया ने उन्हें घोषणा पत्र जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत कर दिया और इस घोषणा से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और प्रशासन में भारतीयों के अधिक भागीदारी का वचन दिया। इसके प्रत्युत्तर में बेगम हजरत महल ने प्रति घोषणा जारी की कि उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी कि वे इन वचनों में विश्वास न करें, क्योंकि अंग्रेज सदा की यही रीति रही है कि वे बड़ा और छोटा कोई भी दोष कभी क्षमा नहीं करते। उन्हें कहा भाई हम आपकी जो भी घटना हुई हम आपको क्षमा कर देंगे और हम जो है आपके यहाँ पे जो है आप आए हैं अपना राजकाज संभाले। लेकिन वो जो है वो कहने लगी भी कभी किसी को क्षमा नहीं करते। वो नेपाल में जो है उन्होंने जो शरण ले रखी थी वहाँ वो जो है उन्होंने मना कर दी, जो हम आपके जो है इसमें झांसे में नहीं आ रहे। उसी समय उपनिवेशिक शासन में कुछ अनपेक्षित जो परिणाम भी हुए। उसने भारत को विश्व के और विश्व में को बड़ा से विश्व को और भारत से जोड़ा या पुनः जोड़ा। ब्रिटिश शासन और कुछ हद तक फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार क्षेत्रों के प्रत्येक पक्ष में के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से लिखा है। उन्होंने इस महाद्वीप का गहन सर्वेक्षण किया और बड़ी विस्तृत जाति सूची बनाई। यद्यपि वे सूची त्रुटिपूर्वक थी क्योंकि उसमें नस्ल की अवैज्ञानिक किंतु प्रचलित अवधारणाओं का उपयोग किया था। अनुवांशिकी के अनुसार पर नस्लें नहीं होती। उन्होंने भारत के स्मारकों को दस्तावेज बनाए और कला और वास्तुकला का अध्ययन किया। कुछ खंडरों को पुनर्स्थापित भी किया और पुरातत्व शास्त्र का आरंभ किया, किंतु जो है उस प्रक्रिया में उन्होंने अन्य उपनिवेशिक शासकों ने जो है भारत के हजारों मूर्तियां, चित्र, रत्न, पांडुलिपियां और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों को चुरा ली और यूरोपीय संग्रहालय के निजी संग्रहालयों में भेज दिया गया। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति और विरासत को गंभीर क्षति थी और वहीं इसने यूरोपीय समाज में भारतीय कला की सराहना को प्रेरित किया। ऐसी सांस्कृतिक चोरी विश्व की सभी उपनिवेशों में हुई। वर्तमान समय में अनेक स्थानों पर इन सांस्कृतिक धरोहरों के मूल देशों में वापस लाने का प्रयास हो रहे हैं। यहाँ की जो चीज़ें थी, मूर्तियाँ वगैरह और थी और जो भी सांस्कृतिक पांडुलिपियाँ थी उनको यहाँ से ले गए और वहाँ पे म्यूजियम बना लिया और उसमें वहाँ पर रख दिया। बहुत से देशों ने, भारत में बहुत सी चीज़ें हैं जो वहाँ से लाने की कोशिश करी जा रही है। ये भी जो है उन्होंने जो है करा। यद्यपि ब्रिटिश विद्वान संस्कृत भाषा में निपुण होने वाले प्रथम यूरोपीय नहीं थे। यद्यपि उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का यूरोप में भाषा में अनुवाद करने का कार्य अवश्य आरंभ किया। तत्पश्चात फ्रांसीसी, जर्मन और यूरोपीय विद्वानों ने भी
इस पथ पे वे आगे बढ़े और इस अध्ययन के पीछे कई प्रकार की प्रेरणा थी। कुछ विद्वान भारत के प्राचीन संस्कृति वास्तविक जिज्ञासु थे और प्रशंसक थे। उनका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं और ग्रंथों का अध्ययन कर द्वारा ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना अधिक सरल होगा। उनका मूल कारण ये था, जैसे आज भी हैं, कि उनका भारतीय ग्रंथों को पढ़ने का यही कारण था कि इन ग्रंथों को पढ़ के हम साबित करेंगे कि ये कुछ नहीं है, कपोल कल्पनाएं हैं और हमारे जो ईसाई ग्रंथ हैं ये इससे श्रेष्ठ है। पहला तो उनका ये था। दूसरा ये था कि इनमें लिखे क्या हुए हैं, ताकि इसके आधार पर हम जो है इनके मूल में जोट पहुंचाएं। आज भी कुछ जातिगत जो नेता बने हुए हैं वो भारत के ग्रंथों में, भारत के जो जितने भी महाकाव्य हैं उनमें तरह तरह की नुक्ति करते चीनी कर रहे हैं, वो इनको पढ़ते हैं और उसमें कुतर्क करते हैं। तो यही सेम काम उस समय पे अंग्रेजों का भी था। और संस्कृत अध्ययन तथा ग्रंथों का यूरोप में प्रसार और उसके पश्चात उन्होंने इन ग्रंथों के आधार पर अपने अपनी फिलोसफी देनी शुरू कर दी और वे कहने लगे हम बड़े ज्ञानी हैं। इस प्रकार के नव महाद्वीप की खोज एक के तुल्य था। जैसा कि जर्मन दार्शनिक गेओर्ग हेगल ने कहा कि भारतीय ग्रंथों का प्रभाव यूरोपीय दार्शनिक साहित्यकारों और जो है कवियों कलाकारों पर, अक्सर राज्यकर्ताओं पर भी पड़ा। इसका प्रभाव 19वीं शताब्दी से में संयुक्त राज्य अमेरिका तक भी पहुंचा। यह स्मरण कराता, यद्यपि भारतीय राजनीतिक प्रभुत्व की धारा एक दिशा में प्रभावित होती है, परंतु सांस्कृतिक प्रभाव की जो धारा है कभी भी विपरीत दिशा में प्रभावित परंतु सांस्कृतिक प्रभाव की धारा कभी कभी विपरीत दिशा में भी प्रभावित होती है। ये जो है उन्होंने भगवत गीता का भी जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया और अन्य भाषा में ये जो है जर्मनी तक जा पहुंची और अन्य देशों तक जा पहुंची। तो उसके माध्यम से उन्होंने अपनी क्रांति को और तेज करा। ये कम्युनिस्ट विचारधाराओं की जो क्रांति है, जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने भगवत गीता से जो है प्रभावित होकर अपनी क्रांति को और धार देनी शुरू करी। उनके जो गुरु थे उन्होंने उसको बताया कि भाई ये काय का युद्ध है। उन्होंने कहा भाई धर्म क्या है, भाई ये धर्म वो नहीं है, ये दूसरा धर्म है। धर्म को वो कर्तव्य मानते हैं और उनका वो कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि अत्याचार के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, अपने हथियार उठाने चाहिए। उन्होंने इसी मूल मंत्र को प्रेरणा बना के अपनी धार देनी शुरू कर दी। आज वही कम्युनिस्ट जो भारत के जो मूल शास्त्रों को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका जो गुरु था उन्होंने उसी को अपना के जो है अपने सूत्रपात किया। ये सब भारत, ये सब के जो उन्हीं की जो किताब लिखी हुई है उन्हीं में ही ये जो है प्रतिस्थापित भी है जो मैं कह रहा हूँ। मैं कोई कपोल कल्पना की बातें नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से जो है ये अध्याय जो है यहीं खत्म होता है। इसमें इतना ही बताया है। तो इस प्रकार मैं कह रहा था कि ये जो अध्याय है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ खास खास बातें बताती, एक इमेजिनेशन कर दिया, बच्चों को मिला कुछ नहीं कि भाई कैसे क्या हुआ, मूल कहानी जो भाई आप 2-3 इस पे चैप्टर बनाते, लेकिन एक ही चैप्टर में सारा कुछ घालमेल करके ना तो वो उपनिवेशी समझ में आया बच्चों के और ना वो हमने काफ़ी कोशिश करी कि भाई हम इसको समझाने की कोशिश करें। तो हम जो है एक बार फिर से इन सारी बातों को जो हमने बताया इसको 2-3 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आती है साम्राज्यवादी आवश्यकता पूर्ति हेतु आर्थिक संरचना का पुनर्गठन। तो ये जो भी पुनर्गठन करा उन्होंने भारत अपने राजकोष से 1 रुपया खर्च नहीं करा, इंग्लैंड से, और यहीं से जो भी राजस्व उगाते उन पर कर लगाते, उनके लिए उन्होंने रेलवे का जाल बैठाया। रेलवे का जाल उन्होंने इसलिए बैठाया ताकि हम अपने कच्चे माल को वहां से निकाल के अपने दूसरे कारखाने में पहुंचा सके, बंदरगाह तक ले जाएं, और जो तैयार माल है वो वहां से मार्केट तक आ जाए। और भारत और जो ये सेना है ये जो है एक जगह से दूसरी जगह छावनी तक आराम से चली जाए, और ताकि विद्रोह को हम जो है आसानी से दबा सके। तो ये तो उनका था ये कारण। दूसरा है प्रतिरोध। सबसे पहले प्रतिरोध जो कि आंदोलन चले, सन्यासी फकीर आंदोलन। सन्यासी फकीर आंदोलन क्या थे, भुखमरी फैली हुई थी बंगाल में, अकाल की स्थिति थी, और वे जो थे जो वहाँ के जो राजस्व की जो वसूली कर रहे थे और जो उगाही कर करके ले जा रहे थे,
वहां तो अन्न के लिए भूखे मर रहे थे, और वे वहां से गाड़ियों में छकड़ों से जो है वो जो है अनाजों को भर भर के गोदामों में भर रहे थे। तो फकीरों ने और सन्यासियों ने उनका विद्रोह शुरू करना शुरू करा, और उन्होंने जो है वे अपना जो है संगठित रूप से, और उनमें वे जो छकड़ियों में जो भर भर के जाता था वो अन्न जो जाता तो उनको लूटना शुरू करवा दिया, और लोगों को चेतना दी भाई हमारा है और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और ये बेड़ियों से जकड़ रखा है इन्होंने, और दिए देखो मौज उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने प्रेरणा से जो वहाँ के जो ग्रामीण वर्ग थे, उन्होंने उनको छकड़ों को लूटना शुरू कर दिया, फिर उनको दस्यु घोषित कर दिया, और उनको बड़ा दमनकारी नीति से उनको कुचलना शुरू करा, डकैत घोषित कर दिया। दूसरा था जनजातियों का विद्रोह। जनजातियों का विद्रोह क्या था कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के जो भी संसाधन है उनको लूटने के लिए उन्होंने जो है उनको वहां से जनजातियों को वहां हटाने शुरू कर दिया। उन्होंने विद्रोह करा। विद्रोह में कोल, संथाल और अन्य जनजाति थी। उन्होंने उनका जो प्रशासनिक ढांचा था कि भाई जिस प्रकार से वो पंचायत करते थे, अपना शासन चलाते थे, उस पर चोट पहुंचाई। उनको कह भाई अब तो न्याय प्रणाली है हमारा, हम करेंगे तुम्हारा फैसला, ये कौन होते हैं तुम्हारे प्रधान जी और राजा बूढ़ा। तो उन्होंने जो है उनका विद्रोह किया, और ये जनजातीय विद्रोह चला। बाद में उनको सैन्य विद्रोह के में जो कि उन्होंने उनको कुचला। आर्थिक शोषण के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह। जो पहले यहाँ पे जो खेती होती थी वो आत्मनिर्भरता वाली थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपनी जरूरत के समान के अनुसार ही उन्होंने कृषि करवाने की कोशिश करी, और उनको जो पंगु बना दिया किसानों को। बशर्ते उनका क्या हुआ कि वो साहूकारों के और जमींदारों के चंगुल में फंस गए, वो जमीन के खेती के मजदूर बन गए। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी वो कहते हमारे इसमें खेती पर नील कर, इसकी डिमांड विदेश में बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा नील करूंगा तो मेरे वाला क्या खाएंगे, नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है, तेने हमसे कर्जा ले रखा है, ऐसे ही पटेगा। तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू करा। बाद में उसके पक्ष में मीडिया आ गई, और मीडिया वालों ने वो जो है इतना दबाव बनाया कि वो उसका राजनीतिक मुद्दा बन गया। बाद में उन्होंने उस पर जो है पीछे हटना भी पड़ा। 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह जो था वो सैन्य विद्रोह था। बाद में उसमें जो है वो हड़प नीति के जो चंगुल में फंसे हुए थे वो राजाओं ने भी जो उसमें शामिल हो गए, लेकिन उनकी मदद और राजाओं ने नहीं करी, क्योंकि वे जो थे वो सारे के सारे सहायक नीति में फंसे हुए थे। ये वो विदेश नीति उनकी ये थी कि हमारे बगैर पूछे आप किसी की मदद नहीं करेंगे, ना किसी से समझौता करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करा, उनकी मदद नहीं करी। और जो भारतीय आम जनमानस वाले थे उन्होंने भी इसमें जो है इतना सहयोग नहीं दिया जितना देना चाहिए था। क्योंकि वे जो है अभी तक यही समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो ये सोच रहे थे कि हमारे पहले तो ये मुसलमान हमें परेशान कर रहे थे, बाद में जो है इनसे चलो ये हमें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जो है उन्हें जब उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में उन्होंने चोट पहुंचानी शुरू कर दी, और उनको पकड़ पकड़ के थाने में ले जाने लगे। वहाँ गांव में सिपाही पहुंचने लगे और उनके कूटना उनको चालू कर दिया, और जहाँ भी 5-4 आदमी इकट्ठे रहे तो उनको कोड़ा पटकाने लगे। तो वे भी जो है उनके जब समझ में आया भारत के आम जनमानस को कि ये ठीक नहीं है, हमें इन्हें भगाने चाहिए। तो अब उसके बाद में वो कांग्रेस के जो दल बना उसमें शामिल होके विद्रोह में शामिल होने लगे। आम जनमानस भी उनके विद्रोह में उतराया। उसका ये परिणाम हुआ कि भारत धीरे धीरे जनता का जन समर्थन भारत के साथ में भारतीयों का बढ़ता चला गया, और अंग्रेजों के पैर उखड़ते चले गए। विरासत में क्या मिला? विरासत में जो मिला वो उसमें कि भाई भारत के जो साहित्यिक जो थे उनका पहले तो मुसलमानों ने अरबी में और उर्दू में अनुवाद करवाया। बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने जो जिनके साथ में फ्रांसीसी थे उन्होंने अपनी भाषा में करवाया। उन शास्त्रों का मेन उद्देश्य उनका ये था कि भाई हम इसको अपने धर्म के अनुसार काट करेंगे, इसमें क्या लगे तो कुछ नहीं है, कपोल बातें हैं। और उन्होंने इन्हीं ज्ञान के आधार पर अपनी थ्योरी जो डेवलप कर ली, और वही थ्योरी अपने नाम से जो भारत में, और आज भी जो है वो थ्योरी जो है जो भारत से ही मूल रूप से ज्ञान से निकल के गई। और यहाँ पे जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो उनको सबसे प्रीफरेंस देते हैं, भारत के विचारों को गौण कर देते हैं, जबकि वो इसके उलट होना चाहिए, क्योंकि ये तो भारत के मूल में पहले से ही थी और आप जो है उसको श्रेष्ठ बना रहे हो। ये गुलामी की ही जकड़ है जो भारत के मूल से आज भी नहीं जा रही। हमारे जो यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और जो है अपने ही धुन में हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये असली खेल क्या था।
ये जो उस समय पर शास्त्रों का जो है अनुवाद हुआ और उनके वहाँ पे पहुँच गया, तो वहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने हाथों हाथ इन किताबों को खरीदा और उससे पढ़ के अपनी अपनी थ्योरी डेवलप करनी शुरू कर दी। रिसर्च का काम बढ़ गया, वैज्ञानिक शोध होने लगे। तो इस प्रकार से ये विरासत जो है शास्त्रों विरासत थी वो मिली। फिर उन्होंने क्या करा, यहाँ के जितने भी महल थे, किले थे, उनको पुरातात्विक उसमें जो उसका इतिहास उनका लिखना शुरू करवाया। उनकी जो है खुदाई करवानी शुरू करवाई और अपने अनुसार से वो कल्पना करके जो है ये ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, उन्होंने जो किताबें लिखवानी, उनका इतिहास लिखवाना शुरू करवाया। तो ये भी उन्हीं उनकी जो भी मरम्मत, थोड़ी बहुत मरम्मत भी करवाई उन्होंने, जो टूट फूट हो रहे थे, क्षति पहुंच गई थी। तो ये कुछ विरासत में ये चीज़ें आगे उन्होंने छोड़ के गए यहाँ पे। और विरासत में क्या मिला यहाँ पे, जो है काले जो अंग्रेज जो है वो बना के यहाँ पे गए शिक्षा के मॉडल से, वो आज भी भारत के मूल में बैठे हुए हैं, वो न्यायपालिका में भी बैठे हैं, वो राजनीतिक दलों में भी हैं और उनकी सोच आज भी हमारे को चोट पहुँचा रही है। मैं जो है इस अध्याय के और इस वीडियो के माध्यम से सबको कह रहा हूँ कि भाई ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वे भी समझ लें कि भाई आपको जो है ये ऐसे विचार जो आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, ये सही नहीं है। जो भी था यहाँ पे वो अर्ध सत्य के रूप में फैलाया गया। पूर्ण सत्य के लिए आपको जो है सत्य को खोजना पड़ता है। सत्य को खोजो, सत्य खोजोगे तो आपके चित्रपट जो हैं वो खुल जाएंगे, अंतर आत्मा के जो चित्रपट हैं वो खुल जाएंगे और खुल जाएंगे आपको सकारात्मक सोच आएगी। जो नेगेटिविटी जो फैली हुई है हमारे में, जाति की, धर्म के मामले में, धर्म का मतलब मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, धर्म का मतलब है हमारी आंतरिक जो चेतना है वो जो है बढ़ेगा और उससे क्या होगा, हम उस सही रास्ता को गति मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में हम इनके प्रश्न उत्तरों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।